हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ का आज भाग 10 है दोस्तों। और रिवीजन महाकुंभ भाग 10 में भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स का हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। आज हम इस टॉपिक में देखेंगे दोस्तों, लिंग, वचन, काल और वाच्य को आपने कैसे पहचानना है। इनसे संबंधित प्रश्नों को आप एग्जाम में कैसे हल करेंगे। तो फटाफट रिवीजन करेंगे इन सभी टॉपिक्स का दोस्तों हम। देखिए, अभी तक मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, विशेषण, कारक आदि पर वीडियो दे दिए दोस्तों। इसके साथ साथ रिवीजन वीडियो में जो हमारी मेन पॉइंट थे कवि परिचय वाले, वो भी मैंने आपको करवा दिया है। आज हम लिंग, वचन, काल और वाच्य देखेंगे। और इसके बाद कुछ और टॉपिक रह गए महत्वपूर्ण, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जिनका वीडियो मैं आपको दूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ वीडियो उत्तराखंड जीके की भी रिवीजन के लिए आपको दिए जाएंगे। तो लगातार इन रिवीजन वीडियोस का आप लोग अध्ययन करें दोस्तों। साथ ही जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट हमारे एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, उनको आप लगाइए। और एग्जाम से पहले कुछ यूट्यूब पर भी मैं आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, जितने भी ये क्लासेस आते हैं उनका आप लाभ उठाइए। चलिए, आज देखेंगे सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ के भाग 10 में काल से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो काल होता क्या है दोस्तों, ठीक है। काल जो होता है, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं टेंस के रूप में इसको। तो क्रिया के जिस रूप में उसके होने के या समय का बोध होता है, वो काल कहलाता है। यानी कि क्रिया किस टाइम पे हो रही है, क्रिया के होने का जो टाइम पीरियड होता है, वही काल होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा कि मैं कल वहां गया था, तो कल गया था ना मैं, क्रिया कल हुई थी। तो कल जो हो गया, बीत गया, वो हो गया भूतकाल। मैं अभी जैसे बोलूं कि मैं अभी खाना खा रहा हूं, तो वर्तमान में खाना खा रहा हूं, तो ये हो जाएगी वर्तमान क्रिया। क्रिया होने का बोध पता चला ना, यानी कि प्रेजेंट में हो रही है क्रिया। और ऐसे मैं बोलूं कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो कल जाने वाला हूं दिल्ली में, क्रिया कल होगी। तो कल जो होगा भविष्य में आ जाएगा। यानी कि क्रिया के जिस रूप में उसके होने का या होने के समय का बोध होता है, तो वो कहलाता है काल, ठीक है। और हिंदी में देखिए, मुख्य रूप से काल जो होते हैं, इसके तीन प्रकार होते हैं। तो हिंदी में काल जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल, भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो चलिए, इनके भी कुछ भेद होते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन तो आयोग देता नहीं, क्योंकि बच्चे को भी पता होता है भूतकाल क्या है, वर्तमान काल क्या है और भविष्य काल क्या है। अब इनके जो भेद होते हैं, वैसे अलग अलग पुस्तकों में देखेंगे तो आपको अलग अलग डेटा मिलेगा। बट यहाँ पर संभावित जो भी ऑथेंटिक बुक्स होते हैं, उनके डेटा के हिसाब से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो इन्हीं के हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके जो भेद होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आते हैं कि इस वाक्य में कौन सा काल का भेद है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे वर्तमान काल से। तो वर्तमान काल का मतलब है दोस्तों प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब क्रिया के जिस रूप में कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है, तो वहां पर होता है वर्तमान काल। यानी कि एट प्रेजेंट में कोई भी क्रिया हैपन हो रही है, तो वहां पर आपका वर्तमान काल होगा। जैसे राम पढ़ता है, मैं बोलूँ देखो राम पढ़ता है, मोहन खेल रहा है, यानी कि दोनों क्रियाएं एट अ प्रेजेंट हो रही हैं, तो ये हो जाएगा आपका वर्तमान काल, ठीक है। अब वर्तमान काल में दोस्तों इसके भेद होते हैं कुछ, जो हम देखेंगे। तो वर्तमान काल के देखा जाए तो देखिए वो दोस्तों, वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं मुख्यतः देखा जाए तो। एक होता है सामान्य वर्तमान, दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान और तीसरा होता है संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। अब तो सबसे पहले देखिए, सामान्य वर्तमान क्या होता है। सामान्य वर्तमान का मतलब है दोस्तों, जो नॉर्मली अभी हैपन हुआ है, जैसे हो रहा है या हुआ है। जैसे मोहन पत्र लिखता है, यानी कि मोहन जो है पत्र शुरू कर रहा है, लिखता है वो, ठीक है। ये हो गया हमारा सामान्य वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान क्या है दोस्तों, जहां पर देखिए काम तो शुरू हो गया, लेकिन खत्म होने का अभी कोई जिक्र नहीं है। जैसे कि मोहन पत्र लिख रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना ये, अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ है। मोहन जो है पत्र लिख रहा है, लिखने में ही अभी। अगर वो लिख लिख लेगा पत्र को, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। लेकिन ये अभी अपूर्ण वर्तमान है, मोहन पत्र लिख रहा है। और तीसरा प्रकार है संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। तो संदिग्ध वर्तमान में दोस्तों, मोहन पत्र लिखता होगा, मुझे पता तो है ये वर्तमान में क्रिया हो रही है, लेकिन उसमें भी मुझे थोड़ा डाउट है, तो वहां पर जाएगा संदिग्ध वर्तमान। जैसे कि मैं बोलूं मोहन पत्र लिखता होगा, मैं तो थोड़ा अनुमान लगा रहा हूं यहाँ पे कि मोहन जो है पत्र लिखता होगा, ठीक है। तो ये होगा भाई सामान्य वर्तमान के भेद, जो वर्तमान काल है उसके भेद हैं। हो सकता है अलग अलग बुक्स में अलग डेटा आपको मिले। देखिए, जो भेद है इनसे क्वेश्चन कम बनेंगे। जो ऑथेंटिक है, जैसे कि भूतकाल है, भूतकाल के फिक्स होते हैं 6 भेद, ठीक है। वर्तमान काल में थोड़ा आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा अलग अलग टाइप्स के दिए होंगे। तो यहाँ पर ये याद करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि कौन से काल में कितने भेद हैं। जरूरी ये है कि आपको किस सेंटेंस में किस काल का बोध हो रहा है। जैसे कि ये क्वेश्चन बन जाएगा मोहन पत्र लिख रहा है, ऑप्शन में तीनों दे देगा, सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध, ठीक है। या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए मोहन पत्र लिख रहा है या राम खेल रहा है,
इसमें क्या हो जाएगा आपका अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है, क्रिया ऑन रनिंग है यानी कि चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान होगा। आई होप आप समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो होता है भाई भूतकाल होता है, ठीक है। तो भूतकाल दोस्तों क्रिया के जिस रूप में कार्य के बीते समय में होना पाया जाता है वहां भूतकाल होता है। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता चुका हूँ कि कल मैं वहां गया था, कल मैं खेलने गया था। अगर मैं बोलूँ तो कल गया था मैं खेलने, क्रिया भी पूरी हो चुकी है और कल गया था, यानी कि क्रिया होने का बोध हमको पता चल रहा है कि पूर्व में क्रिया हो चुकी है, ठीक है, बीते समय में क्रिया हो चुकी है, तो वहां पर हमेशा भूतकाल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है वर्षा हुई थी, यानी कि वर्षा हो चुकी है, वर्षा हुई थी। राम गया है, ठीक है, राम चले गया है मतलब। तो ये सभी हो जाएंगे भूतकाल। अब जो भूतकाल के भेद है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। भूतकाल पास्ट टेंस कहा जाता है इसको। भूतकाल के देखिए 6 भेद होते हैं टोटल, ठीक है, 6 भेद इसके टोटल होते हैं। सबसे पहले होता है सामान्य भूत, फिर होता है आसन्न भूत, उसके बाद पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत और हेतु हेतु मत भूत। तो अभी 6 के 6 भेद हम देखेंगे, जानेंगे और अच्छे से समझेंगे इनको। इन्हीं से क्वेश्चन निकल के आता है दोस्तों। कितने भेद होते हैं ये बहुत कम पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है इन्हीं भेदों के अंदर से कि इस वाक्य में कौन से काल का भेद है। अब सामान्य भूत क्या होता है, देखिए, कार्य का बीते हुए समय में होना जब पाया जाता है वहां पे सामान्य भूतकाल होता है, ठीक है। तो जैसे कि राम गया, वर्षा हुई। अगर मैं बोलूं देखिए राम गया यानी कि राम चला गया, वर्षा हुई यानी कि वर्षा हो चुकी है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे ये सामान्य भूतकाल में रखे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला भूतकाल का भेद है ये आसन्न भूत कहलाता है। जैसे मैं बोलूं जब काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ हो, यानी कि आसन्न भूत में आपको ये पता चलेगा कि काम समाप्त तो हो चुका है लेकिन अभी अभी हुआ है, जस्ट हुआ है। जैसे कि राम गया है, मैं किसी को बोलूं राम गया है यानी कि अभी राम गया है थोड़ी देर पहले, ठीक है। राम तो चला गया है, अभी अभी जस्ट क्रिया पूरी हुई है ना, तो ये हो जाएगा आपका आसन्न भूत। गाड़ी आई है, बोलते हैं ना प्लेटफॉर्म पे इतने नंबर गाड़ी आई है, तो गाड़ी आई है, गाड़ी पहुंच चुकी है, क्रिया खत्म हो चुकी है, लेकिन रिसेंट वो क्रिया है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका आसन्न भूत। जब काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ है, ठीक है, भूतकाल से काम शुरू होगा लेकिन अभी अभी खत्म होगा, तो वो कहलाएगा दोस्तों आपका आसन्न भूत। इसके बाद देखिए अगला जो प्रकार है वो है पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल में जब काम भूतकाल में ही पूर्ण हो जाते हैं, यानी कि देखिए आसन्न में तो हमने देखा अभी अभी पूरा हुआ है, और पूर्ण भूतकाल जस्ट अपोजिट होता है इसका। इसमें क्या होता है कि काम भूतकाल में ही संपन्न होना पाया जाता है। जैसे कि मोहन आया था, ठीक है, मोहन मेरे घर पे आया होगा, आया था बोल दिया मैंने, आया था इसका मतलब चले भी गया था, काम पूरा हो चुका है। दीपक ने पत्र लिखा था, तो दीपक ने पत्र लिखने का काम शुरू किया था और लिख भी दिया था, ठीक है। और तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल, यानी कि काम भूतकाल में ही संपन्न हो चुका है यहाँ पर, वो कहलाएगा पूर्ण भूतकाल, ठीक है। चलिए अगला जो टाइप है उसको देखेंगे। अगला टाइप है भाई संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध मतलब डाउटफुल रहेगा इसमें, कि चीजें क्लियर नहीं हुई है, थोड़ा डाउट रहेगा। जैसे कि बीते समय में कार्य के होने या न होने का संदेह रहता है, इसमें एग्जैक्टली पता नहीं रहता कि काम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा बहुत डाउट बना रहता है। जैसे मैं बोलूं मोहन आया होगा, ठीक है, मोहन आया होगा। अब इसमें इस सेंटेंस में थोड़ा डाउट है भाई, क्या पता ना आया हो, मैंने तो बोल दिया मोहन आया होगा, ये संदिग्ध भूत होगा। वर्षा हुई होगी, ठीक है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, यार बादल तो आए थे वहां पर, मैं गाड़ी से आ रहा था, उस क्षेत्र में बादल आए थे, क्या पता वर्षा हुई होगी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ वर्षा हुई होगी, अब जरूरी नहीं है क्या पता बादल हवा चली और उड़ गए, वर्षा ना हुई हो। तो यानी कि बीते समय में कार्य के होने या न होने का संदेह जहां पे बना रहता है वहां पर संदिग्ध भूतकाल होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल होता है दोस्तों जब बीते समय में कार्य जारी रहने का पता चलता है, ठीक है। तो बीता समय जो होगा उसमें कार्य कंटिन्यू है, वहां पर अपूर्ण भूत होगा। जैसे कि राधा पत्र लिख रही थी, अभी हमने देखा अपूर्ण वर्तमान। वर्तमान में दोस्तों देखिए अपूर्ण भूत और अपूर्ण वर्तमान में इतना ही अंतर है दोस्तों। अपूर्ण भूतकाल में था थी थे आएगा, जैसे कि वे हंस रहे थे, ठीक है। और जो हमारा अपूर्ण वर्तमान काल है उसमें है आएगा केवल, ठीक है। जैसे मैं बोलूं राम पत्र लिख रहा है और वे खेल रहे हैं, ठीक है, वो जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर है आएगा लास्ट में सेंटेंस के, और यहाँ पर था थे थी आएगा। जैसे मैं बोलूं मोहन खा रहा था, ठीक है, राधा पत्र लिख रही थी, वो जा रहे थे। तो यानी कि बीते समय में कार्य जारी रहने का पता जहां पे चलेगा और जहां पे था थे थी आएगा वो अपूर्ण भूतकाल होगा। जहां पर था थे थी नहीं होगा, सेम ऐसा ही आएगा दोस्तों, तो वहां पर है आएगा, उसमें हमेशा क्या हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। बस इतना ही भेद है अपूर्ण वर्तमान और अपूर्ण भूतकाल में, ये आपने समझ देना है, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए लास्ट जो प्रकार होता है भूतकाल का वो होता है हेतु हेतुमत भूतकाल। तो हेतु हेतुमत भूतकाल का मतलब होता है दोस्तों भूतकाल में होने वाली क्रिया किसी कारणवश ना हो
या क्रिया किसी कारण पे आधारित हो तो वहां पर हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी कि हेतु हेतु मत का मतलब ही यही होता है दोस्तों कि या तो क्रिया कारणवश ना हो या किसी क्रिया किसी पर आधारित हो। जैसे मैं बोलूं, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, हेतु हेतु मत भूतकाल हो गए, है ना। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यानी कि एक यहाँ पर मैंने कंडीशन रखी, कंडीशन के आधार पे, कारण के आधार पे रिजल्ट हुआ है। देखिए, कारण के आधार पर रिजल्ट, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वह आता तो मैं जाता। मान लीजिए मैं कहीं ड्यूटी में हूँ और ड्यूटी में मेरा टाइम पूरा हो गया, मेरा जो शिफ्ट वाला है वो आया नहीं, और मैं बोल रहा हूँ कि यदि वह आता तो मैं जाता, कंडीशन हो गई ना। तो क्रिया किसी कंडीशन पे आधारित होती है जहां पे, वहां पे क्या होता है, हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। ठीक है, समझ पाए होंगे आशा करता हूं। तो ये थे भूतकाल के 6 भेद। अब बढ़ेंगे आगे, काल का जो तीसरा भेद है भविष्य काल। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस हो गया भैया वर्तमान काल, पास्ट टेंस हो गया आपका भूतकाल, और फ्यूचर टेंस अब आ गया भविष्य काल। तो क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध होता है वो भविष्य काल कहलाती है। तो भविष्य में जो क्रिया होने वाली है ये पता चलेगा हमको, जैसे कि सोहन खेलेगा, ठीक है, रोहन जाएगा, मनोज आएगा, ठीक है, सीता खाएगी। तो ये सभी भविष्य काल के एग्जाम्पल हैं। जहां पर देखिए गा गेगी, इनको पहचानने का साफ सिंपल सा एक फंडा है दोस्तों। भविष्य काल के वाक्यों में ज्यादातर आपको गा गे गी लास्ट में देखने को मिलेगा, और भूतकाल के वाक्यों में दोस्तों आपको था थे थी देखने को मिलेगा, और वर्तमान काल के वाक्यों में सहायक क्रिया है होगी अंत में, ये याद रखना, इससे बहुत हेल्पफुल मिल जाते हैं। ठीक है, अब भविष्य काल की भी बात करते हैं तो भविष्य काल के भी हमको दोस्तों 3 भेद देखने को मिलते हैं। ठीक है, मुख्यतः जो कि होता है सामान्य भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल दोस्तों जो कि भविष्य में सामान्यतः घटित होने वाली घटना होती है, क्रिया होती है। जैसे मैं बोलूं मनोज पत्र लिखेगा, ठीक है, तो मनोज पत्र लिखेगा यानी कि कब लिखेगा पता है नहीं, भविष्य में क्रिया के होने का जो पाया जाना है वो है सामान्य भविष्य काल। दूसरा होता है संभाव्य भविष्य काल। देखिए, क्रिया के किसी संभावना के फलस्वरूप होने वाली जो काल की घटना होती है वो कहलाती है संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, यानी कि किसी संभावना पे ये पूरी घटना होती है। जैसे कि बोलूं मैं, संभव है रमेश पत्र लिखे, ठीक है, तो संभव है रमेश पत्र लिखे, तो यानी कि ये संभाव्य भविष्य में आएगा, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली पता नहीं है, थोड़ा डाउट बना है कि लिखेगा या नहीं लिखेगा। तो संभव है रमेश पत्र लिखे, या मैं बोलूं संभव है मनोज दिल्ली जाए, ठीक है, संभव है कल वर्षा आए। तो ये सभी हो जाएंगे संभाव्य भविष्य। अब देखिए, संभव है कल वर्षा आए बोला तो मैं कल का तो प्रयोग कर रहा हूं, आने वाला कल है तो निश्चित सी बात है फ्यूचर टेंस होगा, और उसमें संभावना जता रहे तो संभाव्य भविष्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों होता है हेतु हेतु मत भविष्य। तो हेतु हेतु मत की हम डेफिनेशन ऊपर समझ चुके हैं दोस्तों। हेतु हेतु मत का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी कारण पर आधारित जो क्रिया होती है, किसी कारण पर आधारित जो क्रिया होगी भविष्य में, उसको हेतु हेतु मत भविष्य काल कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, सोहन बोले तो मैं लिखूं, सोहन बोलेगा तो मैं लिखूं, ठीक है, और ऐसे मैं बोलूं, पापा अनुमति देंगे तो मैं दिल्ली जाऊं, पापा अनुमति देंगे तो मैं दिल्ली जाऊं, ठीक है, माँ अनुमति देगी तो मैं खाना खाऊं। तो यहां पर हो जाएगा हेतु हेतु मत भविष्य, यानी कि क्रिया किसी कारण पर आधारित रहेगी हमेशा, वहां पर हेतु हेतु मत होगा। इसको आपने शब्द को ही समझना है, हेतु हेतु मत शब्द का ही अर्थ ये है कि जहां पर क्रिया किसी कारण पर आधारित रहेगी। ठीक है, तो यहां पर होता है हेतु हेतु मत भविष्य। तो दोस्तों ये था हिंदी में काल, काल के प्रकार। आशा करता हूं आप अच्छे से इनको समझ पाए होंगे। अब आगे देखेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों वाच्य। वैसे सिलेबस में वाच्य है नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है इससे। ठीक है, वाच्य का अर्थ होता है दोस्तों बोलने का विषय। वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। यानी कि क्रिया के रूप की प्रधानता का पता चलता है वाक्य में, कि क्रिया, वाक्य में जो कर्ता है, कर्म है या भाव, किसकी प्रधानता है क्रिया में, क्रिया के साथ। ठीक है, यानी कि सिंपली समझना दोस्तों, वाच्य जो है क्रिया का वह रूप है जिससे पता चल जाएगा आपको कि वाक्य में कर्ता पे पूरा वाक्य बन रहा है, कर्म पे है, या पूरे भाव में है। तो अभी समझेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वाच्य नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहला प्रकार देखेंगे दोस्तों कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होगी और कर्ता वाक्य का केंद्र बिंदु होगा। देखिए 3 टाइप हमने पढ़े ना, कर्तृवाच्य में जो कर्ता है वो वाक्य का केंद्र बिंदु होगा, कर्मवाच्य में कर्म जो है वो वाक्य का केंद्र बिंदु होगा, भाववाच्य में जो भाव होगा पूरे वाक्य का वो वाक्य का केंद्र बिंदु होगा। यानी कि पूरे वाक्य का फोकस कर्तृवाच्य में कर्ता पे होगा, कर्मवाच्य में कर्म पे होगा, भाववाच्य में भाव पे होगा। अभी समझ जाएंगे एग्जाम्पल से। तो जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता वाक्य का केंद्र बिंदु होता है वो कर्तृवाच्य कहलाता है। कर्तृवाच्य जो है अकर्मक और सकर्मक दोनों से बनता है।
अब क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं एग्जामिनर, वो ये दे देंगे कि इनमें से कौन सा वाच्य है जो अकर्मक और सकर्मक दोनों से बनता है। तो ऑप्शन आ जाएगा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पॉइंट जरूर याद होने चाहिए दोस्तों, ऐसे ही इंटरनल पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं से बनता है दोस्तों आपका कर्तृवाच्य। अब सकर्मक अकर्मक तो आपको पता ही होगा ना। अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है दोस्तों जिसमें कर्म का अब बोध नहीं होता, यानी कि कर्म विलुप्त होता है। और सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है दोस्तों जिसमें कर्म मौजूद रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, देखिए जैसे अकर्मक का मैं एग्जाम्पल दूं आपको। अकर्मक क्रिया जैसे कि मैं बोलूं, ठीक है, राम गाता है, राम गाता है, ठीक है, ये अकर्मक क्रिया है। और वहीं मैं बोलूं राम गाना गाता है, ये हो गई सकर्मक क्रिया। देखिए जिन क्रियाओं में कर्म मौजूद रहेगा वो कहलाएगी सकर्मक क्रिया, और जिन क्रियाओं में जिस वाक्य में कर्म उपलब्ध नहीं होगा और क्रिया का इंपैक्ट सीधे कर्ता पे पड़ेगा। राम गाता है, कौन गाता है? राम। गाने का इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? राम पे सीधे, कर्म है ही नहीं इसमें। तो जहां पर देखिए क्रिया का इंपैक्ट सीधे कर्ता पे पड़ेगा वो अकर्मक क्रिया होगी। और जहां पर देखिए क्रिया का इंपैक्ट कर्म पे पड़ेगा, राम गाना गाता है, तो देखिए गाना गाता है तो गाता है का इंपैक्ट पड़ेगा गाने पे। ठीक है, तो राम हो गया इसमें कर्ता, गाना हो गया कर्म, गाता है क्रिया। तो यहां पर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में कर्म मौजूद रहता है, जैसे गाना इसमें कर्म है। ऐसे मैं बोलूं राम खाता है, राम खाता है अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और वहीं मैं बोलूं राम खाना खाता है, तो राम खाना खा रहा है तो खाना कर्म हो जाएगा उसमें। तो ये हो गया सकर्मक अकर्मक। तो अब ये क्या बोल रहा है, देखिए कर्तृवाच्य जो होते हैं इसमें सकर्मक और अकर्मक के दोनों ही प्रकार से ये बनता है। ठीक है, यानी कि सकर्मक में भी देखने को मिलेगा और अकर्मक में भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है देखिए, मोहन सोता है। तो मोहन सोता है, देखिए इसमें कर्म का अभाव है, क्रिया जो है सोने की वजह से सीधे इंपैक्ट पड़ रहा है मोहन पे, तो ये अकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो यहां पर देखिए ये कर्तृवाच्य है, कौन सो रहा है? मोहन। तो पूरे वाक्य में प्रधानता किसकी है? कर्ता की है। पूरा वाक्य किस पे बेस्ड है? कर्ता पे बेस्ड है। और वहीं पे दूसरा मैं बोलूं मोहन किताब पढ़ता है, तो इसमें मोहन हो गया कर्ता, किताब हो गया कर्म, पढ़ना हो गया क्रिया। तो जो क्रिया का इंपैक्ट है पढ़ने का वो किताब पे पड़ेगा, यानी कि ये सकर्मक वाक्य हो गया। और लेकिन पूरा वाक्य किस पे डिपेंड है? मोहन पर। ऊपर का पूरा अकर्मक वाक्य भी किस पे डिपेंड है? मोहन पर, क्योंकि मोहन सोता है। कौन सोता है? मोहन। मोहन क्या है? कर्ता है। कौन किताब पढ़ता है? मोहन किताब पढ़ता है। कर्ता कौन है? मोहन। उसी से पूरा वाक्य वजूद में है। तो यहां पर देखिए दोस्तों कर्तृवाच्य का मतलब सिंपली ये आपने समझना है दोस्तों, जहां पर पूरा वाक्य कर्ता पर डिपेंड रहता है, और दोनों प्रकार से ये रहता है, अकर्मक रूप में भी और सकर्मक रूप में भी। ठीक है, तो ये होता है आपका कर्तृवाच्य, अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला जो है भैया कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य देखिए हम सिंपली अब ऊपर पढ़ चुके हैं, कर्म क्या होता है? सकर्मक अकर्मक वही कर्म होता है। तो क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और वाक्य का केंद्र बिंदु कर्म होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से बनता है। अब देखिए मैं ऊपर समझा चुका हूं आपको दोस्तों, जो सकर्मक क्रिया होगी उसी में तो कर्म होगा, अकर्मक क्रिया में तो कर्म होता ही नहीं, तो इसलिए अकर्मक क्रिया से कर्मवाच्य तो बनेगा ही नहीं। सिंपल सा फंडा है। तो कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से बनता है, और इन वाक्यों में प्रायः कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग होता है। तो इससे आप पिक कर सकते हैं, यानी कि सेंटेंस में कर्ता जो होगा, कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, चिड़िया उड़ रही है, तो देखिए उड़ रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? उड़ने की क्रिया हो रही है, उड़ना जो है कर्म है इसमें। ठीक है, तो उड़ने की क्रिया है तो उड़ना कर्म है, तो यहां पर ये हो जाएगा दोस्तों आपका कर्मवाच्य। रीता से पत्र लिखा जाता है, तो रीता हो गई इसमें रीता हो गया कर्ता, ठीक है, और पत्र जो हो गया कर्म हो गया। और पूरा जो वाक्य किस पे आधारित है? पत्र लिखा जाना है ना, किससे? रीता से। तो यहाँ पर देखिए कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग भी होता है, तो यहाँ पे हो जाता है कर्मवाच्य। ठीक है, तो कर्मवाच्य बहुत सिंपल है, इसमें कर्म की प्रधानता रहेगी वाक्य में, ध्यान रखना है आप लोग। चलिए अगला जो एग्जाम्पल है, माफ कीजिए, अगला जो प्रकार है वो है भाववाच्य। तो क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है और वाक्य का केंद्र बिंदु भाव होता है वहां पर भाववाच्य होता है। भाववाच्य भी केवल अकर्मक क्रिया से बनता है, सकर्मक नहीं। अभी हमने देखा कर्मवाच्य देखा जो कि केवल सकर्मक से बनता है, जबकि पहला वाला हमने देखा जो कर्तृवाच्य था वो दोनों से बनता है, जबकि भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया से बनता है, इसमें सकर्मक नहीं होती क्रिया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपने। जैसे एग्जाम्पल, मोहन से हंसा नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता, मुझसे अब सहा नहीं जाता। ठीक है, तो ये सभी हो गए हमारे भाववाच्य।
तो इसमें देखिए भाव आ रहे हैं। मोहन से हंसा नहीं जाता, हंसने का भाव, अब हंस ही नहीं पा रहा मोहन। राम से चला नहीं जाता, तो चला ही नहीं जा रहा, चलने का भाव पता चल रहा है। मुझसे अब सहा नहीं जाता, ठीक है, और ग्रुप सी निकलने तक रहा नहीं जाता, तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, भाववाच्य। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार के वाक्य दोस्तों इसी प्रकार के होंगे। चला नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, कहा नहीं जाता, वहां नहीं जाता, ऐसे टाइप के ही वाक्य इसमें बनेंगे भाववाच्य में। सिंपली आपने समझ लेना है कि ये भाववाच्य का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहीं पे वाच्य का टॉपिक होता है समाप्त। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अगला जो टॉपिक है वो है लिंग, ठीक है। तो लिंग क्या है भैया, जेंडर। लिंग का अर्थ चिन्ह या प्रतीक से होता है, अतः जिससे स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है हिंदी में दोस्तों, उसको लिंग कहा जाता है। हिंदी में लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुलिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जबकि संस्कृत में दोस्तों बात करें, एक और लिंग होता है नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में केवल दो ही लिंगों का प्रयोग होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। और इनसे दोस्तों देखिए, जो हमारा हिंदी में जो हम शब्द प्रयोग करते हैं ना, तो शब्दों की प्रकृति का पता चलता है कि शब्द पुल्लिंग प्रकृति का है या स्त्रीलिंग प्रकृति का है। तो यही भेद पता करना ही लिंग पहचान कहलाता है, ठीक है। अब पुल्लिंग इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो पुल्लिंग दोस्तों पुरुष जाति का जो भी बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि देश, चीता, लड़का, आदमी, कपड़ा, कवि, रवि, ये सभी हमारे पुल्लिंग में आते हैं। यानी कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाएंगे। पुल्लिंग शब्दों की पहचान के लिए कुछ दोस्तों फैक्ट हैं, जैसे कि देशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जितने भी देश होते हैं दोस्तों इनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि भारत, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, ठीक है, ये सभी, इंग्लैंड, ये सभी नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। अगला जो है दोस्तों, पेड़ों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जितने भी पेड़ होते हैं उनके नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि आम, जामुन, नीम, बुरांस, पीपल, बरगद, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अगला है देखिए, धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं इनके नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सोना, पीतल, लोहा, ठीक है, इसके अलावा तांबा, जस्ता, सीसा, जितने भी धातुएं हैं दोस्तों इनका नाम पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है और इसी का आयोग क्वेश्चन बनाता है, अपवाद से ही आयोग क्वेश्चन बनाता है। चांदी जो धातु होते हैं दोस्तों ये स्त्रीलिंग होते हैं, ये अपवाद है। अपवाद का मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं, अपवाद का मतलब कि सभी धातुएं हमने बोला कि पुल्लिंग होते हैं, लेकिन एक धातु ऐसे है जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि चांदी। अब देखिए मैं यहीं पे इसको डिफाइन कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं चांदी धातु, तो चांदी धातु कैसी होगी, अच्छी होगी या अच्छा होगा? चांदी की धातु अच्छी होगी या अच्छा होगा? देखिए ध्यान से समझिएगा, और एक ट्रिक भी है विशेषण वाली। चांदी की धातु अच्छी होती है, तो अच्छी इकारांत आ रहा है, स्त्रीलिंग है। और वहीं देखिए अगर मैं सोना लिखूं, सोना कैसा होता है? सोना जो धातु है कैसी है, ये सोना धातु अच्छी है या अच्छा है? सोना कैसा होता है, अच्छा होता है या अच्छी होती है? तो सोना अच्छा होता है भाई। पीतल अच्छा होता है ना कि अच्छी। लोहा अच्छा होता है ना कि अच्छी, ठीक है। तो एक धातु दोस्तों अपवाद है चांदी, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आयोग बनाता है। सिंपली पूछ लेगा चांदी का लिंग कौन सा है, तो चांदी स्त्रीलिंग होता है। अब आपने तो पढ़ा धातु पुल्लिंग होते हैं, आपने तुरंत पुल्लिंग कर दिया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, पर्वतों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि हिमालय, अरावली, बंदरपूछ, नंदा देवी, चौखंबा, कामेत, त्रिशूल, ठीक है, दूधातोली। तो जो भी ये पर्वत है दोस्तों ये पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, तो जितने भी हमारे ग्रह हैं दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये सभी हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसमें जो अपवाद है पृथ्वी है, देखिए फिर ये अपवाद आ गया। देखिए जितने भी ग्रह होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है दोस्तों ये स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए मैं बोलूं हमारी पृथ्वी अच्छा है, तो जम रहा है वाक्य, हमारी पृथ्वी अच्छा है, नहीं है, हमारी पृथ्वी अच्छी है। तो अच्छी शब्द जो है इसमें सूट कर रहा है, ठीक है। तो यही दे दोस्तों, एक ट्रिक भी है आपको। कोई भी शब्द दिया जाता है, अगर उसको पता लगाना है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसके आगे या पीछे आपने विशेषण प्रयोग कर लेना है, ठीक है। विशेषण से आपको पता चल जाएगा कि शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। 90% ये ट्रिक पूरी काम करती है दोस्तों, अभी लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, गेहूं, चावल, जौ आदि, ठीक है। जितने भी अनाज होते हैं इनके नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है दोस्तों। जो दालें होती हैं, सरसों होता है, ये स्त्रीलिंग होता है, जैसे कि सरसों, ठीक है। और दाल हो गई, अरहर की दाल बोलते हैं, अरहर की दाल बोलता है, अरहर का दाल बोलते हैं, कभी नहीं बोलता, बोलते हैं ना। मसूर की दाल बोलते हैं, देखिए उड़द की दाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है दोस्तों, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। तो अपवाद है, ध्यान रखिए, जो भी अपवाद है उनको आपने याद रखना है। तो ये था भाई पुल्लिंग और अपवाद हमने लिखे। ऐसे ही दोस्तों स्त्रीलिंग होता है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, हिंदी, टोपी, डिबिया, सुंदरता, महानता आदि, ठीक है। तो ये जो शब्द है दोस्तों स्त्रीलिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करनी है दोस्तों हमने, देखिए
स्त्रीलिंग शब्दों में दोस्तों नदियों के जितने भी नाम होते हैं प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, जितनी भी नदियां दोस्तों इनके नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो नदियों के नाम जितने भी हैं ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो जितनी भी भाषाएं होती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, और जो भी हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी, ठीक है, नेपाली, और इसके अलावा जितनी भी भाषाएं हैं, पंजाबी और डोगरी, मैथिली, कोंकणी, तो ये सभी भाषाएं क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। तो ध्यान रखना, जितनी भी भाषाएं पूछी जाएंगी वो स्त्रीलिंग होंगी, आपको अच्छे से याद रखना है। इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए जो मैंने अभी बोला ना, अच्छा, अच्छी, अच्छा और अच्छी, अच्छा जो है अकारांत है, तो ये हमारा पुल्लिंग होगा। अच्छी जहां पर भी आएगा वो क्या हो जाएगा, इकारांत होगा। यानी कि इकारांत जितने भी शब्द होते हैं जिनके अंत में ई का बोध होता है वो स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि बोली, टोपी, नदी, ठीक है, ये सभी हमारे, केतली, ये सभी क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे, इकारांत शब्द। तो आपको याद रखना है। लेकिन अपवाद है इसमें भी। देखिए दोस्तों, दही जो होता है, दही जो होता है पुल्लिंग होता है। दही जो है पुल्लिंग शब्द है। दही अच्छा है बोलते हैं, दही अच्छी है गलत माना जाता है। दही अच्छा है। पानी, पानी अच्छा है, पानी अच्छी है नहीं बोलते हम। देखिए कभी भी हम पियेंगे ना, मान लीजिए हम कहीं गए ग्लेशियर में या हिमालय में घूमने, वहां पे हमने किसी स्रोत का पानी पिया तो हम बोलते हैं वाह पानी बड़ा ठंडा है। पानी ठंडी है तो नहीं बोलते हैं ना, पानी अच्छा है बोलते हैं। पानी अच्छी है तो नहीं बोलते हैं। या कहीं पे खारा पानी होता है तो पानी बुरा है बोलते हैं हम। पानी गंदा है बोलते हैं। पानी गंदी है तो नहीं बोलते ना। तो पानी भी क्या होता है दोस्तों, आपका पुलिंग में आ जाता है। तो अपवाद स्वरूप कुछ है, जैसे कि दही, पानी, मोती, घी, हाथी, ये सभी जो होते हैं दोस्तों पुलिंग शब्द होते हैं। अब देखिए हाथी से हमारा, हाथी तो जो होता है ना दोस्तों, देखिए हाथी इकारांत है, लेकिन हाथी जो है आपका पुलिंग में आता है, क्योंकि हाथी होता ही मेल है, जबकि इसका फीमेल होता है हथिनी। ठीक है, स्त्रीलिंग होती है हथिनी। हाथी तो पुलिंग होता है, तो ये अपवाद में आ जाता है, हाथी पुलिंग है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। देखिए यदि शब्द के अंत में इया, आवट, आहट, ता, आई आदि शब्द आते हैं तो वो स्त्रीलिंग होता है वो। ये भी ध्यान रखना। जैसे कि महानता, सुंदरता, गरिमा, टिबिया, बनाई, घबराहट, मिलावट आदि। तो अगर लास्ट में इया, आवट, आहट, ता आदि आ रहा है दोस्तों, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, देखिए अब इसमें कुछ नित्य पुलिंग शब्द होते हैं जो कि हमेशा पुलिंग में ही यूज होते हैं। चीता, भेड़िया, खरगोश, उल्लू, तोता, कौवा, पक्षी, मक्षर। तो ये सभी जो हमारे शब्द है ये हमेशा पुलिंग में होंगे, इसका कोई अपवाद नहीं है। नित्य पुलिंग में ही ये यूज किए जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे कि मक्खी, मैना, लोमड़ी, कोयल, गौरैया, तितली, भेड़, ये हमेशा ही स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे। ओके, तो ये नित्य पुलिंग है। अब आपको दोस्तों मैं समझाता हूँ ट्रिक। ठीक है, तो स्त्रीलिंग और पुलिंग ज्ञात करने की सबसे अच्छी ट्रिक यह है दोस्तों, जो भी शब्द आपको एग्जाम में दिया होगा, कोई भी शब्द आपको दिया होगा कि इसको बताना है कि कौन सा पुलिंग है, उसके या तो आगे, ठीक है, या उसके पीछे आप किसी विशेषण का प्रयोग करो। उसके आगे या पीछे आप किसी विशेषण का प्रयोग करो, और ये ट्रिक आपकी लगभग 90% काम करेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, देखिए कोई भी शब्द मैं लिखता हूं, जैसे हम बात करते हैं, अभी हमने पानी की बात की, देखिए पानी। ठीक है, पानी कैसा होता है दोस्तों, पानी अच्छा होता है। देखिए पानी अच्छा है, पानी अच्छी है या अच्छा है, विशेषण यूज कर लो। तो अच्छा जो है सूट कर रहा है, अच्छी तो सूट ही नहीं कर रहा है। तो अकारांत जहां पे होगा पता चल रहा है कि पानी क्या है, पुलिंग है। ठीक है, ऐसे कोई अगला शब्द लेते हैं। ठीक है, अगला शब्द ले लो, देखिए दाल। ठीक है, दाल कैसी है, दाल अच्छी होती है या दाल अच्छा होता है, बताइए। दाल अच्छी होती है, दाल अच्छा होता है। तो दाल हमेशा दोस्तों अच्छी होती है, ना कि अच्छा होता है। तो अच्छा गलत हो जाएगा, तो दाल क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो आगे भी आप विशेषण को यूज कर सकते हैं दोस्तों शब्द के, और पीछे भी। इसमें अच्छा, बुरा, गंदा, ठीक है, और जितने भी विशेषण शब्द प्रयोग हो सकते हैं वाक्य में वो करके देखिए। अगर लास्ट में विशेषण के अकारांत आ रहा है, आकारांत आ रहा है, तो वहां पर पुल्लिंग होगा। इकारांत आ रहा है तो आपका स्त्रीलिंग होगा। और 90% ये काम करती है, क्योंकि कुछ यहाँ पे क्या होता है, अपवाद वाले शब्द भी आ जाते हैं, तो उनमें ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं थोड़ा समझाऊं आपको। अभी हमने दही की बात की, दही। अगर घर में भी हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं मम्मी दही अच्छी हो रही है। ठीक है, हम तो ऐसा ही बोलते हैं हमेशा, दही बड़ी अच्छी है। ठीक है, और या हम बोलते हैं, देखिए दही खराब हो जाती है जब, तो हम बोलते हैं दही गंदी है। दही कैसी है, गंदी है। ठीक है, तो हम ऐसा तो नहीं बोलते ना दही अच्छा है, मम्मी दही गंदा है नहीं बोलते हम। बोलते हैं, नहीं बोलते। दही अच्छी है बोलते हैं, दही गंदी है। तो इकारांत आ रहा है तो दही को क्या होना चाहिए था, स्त्रीलिंग। लेकिन नहीं दोस्तों, दही जो होता है हमारा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो ये अपवाद है,
तभी मैंने बोला 90% ही ये ट्रिक काम करती है, कुछ शब्दों में नहीं करती। ठीक है, तो अपवाद वाले शब्दों में खासकर ये ट्रिक काम नहीं करेगी, ये याद रखना आप। ओके, बट फिर भी ये ट्रिक बड़ी काम आती है एग्जाम में। मैं तो अमूमन इसी ट्रिक से कभी भी वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, और हमेशा क्वेश्चन मेरा सही हुआ है, आज तक कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज के सेशन का, वो है वचन। ठीक है, तो वचन से दोस्तों पता चलता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के जिस रूप से हमें संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। देखिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के जिस भी रूप से हमें संख्या का पता चले तो उसको वचन कहा जाएगा दोस्तों, यानी कि एक है या ज्यादा है। ठीक है, तो हिंदी में जो वचन होते हैं दोस्तों, दो ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। तो एक वचन से हमारा पता चलता है कि संख्या एक ही है, मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के जिस रूप में केवल एक संख्या का ही बोध होता है वो एक वचन कहलाती है। जबकि जिसमें हमें एक से ज्यादा संख्याओं का पता चलता है वो बहुवचन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे एक वचन का मैं एग्जाम्पल दूं, तो एक वचन का जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा गमला। गमला एक वचन शब्द है। ठीक है, और ऐसे दोस्तों पेड़ जो है हमारा एक वचन शब्द हो जाएगा। और ऐसे और अन्य कोई शब्द ले लो आप। ठीक है, पुस्तक ले लो, पुस्तक हमारा एक वचन शब्द है क्योंकि एक ही का बोध हो रहा है। अब इसी का बहुवचन बोलो तो गमले का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो गमले, बहुत सारे गमले। ठीक है, पेड़ का बहुवचन तो पेड़ ही होगा आई थिंक। ठीक है, पेड़ों भी कह सकते हैं, वहां पर पेड़ों का झुंड था। और पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें। ठीक है, यानी कि बहुवचन में क्या होता है दोस्तों, नंबर एक से ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि द्विवचन तो होता ही नहीं। ठीक है, द्विवचन हिंदी में है ही नहीं, केवल एक वचन और बहुवचन ही होता है। तो एक वचन में केवल शब्द संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे एक ही नंबर का बोध होगा एक वचन, एक से ज्यादा नंबरों का बोध होगा तो बहुवचन। अब देखिए, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन भी बनाते हैं हमेशा। तो हिंदी में हमेशा एक वचन में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो होता है माल, सोना, जनता, सामग्री। देखिए, जनता जो शब्द है लग तो बहुवचन रहा है ना, बोलते हैं ना वहां पे बहुत सी जनता आई थी, लग तो रहा है कि जनता बहुवचन होगा, लेकिन जनता शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे दोस्तों हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि बाल। बाल जो है देखिए, बालों नहीं होता, बाल का बाल ही होता है। मैं बोलूँ कि मेरे बहुत घने बाल हैं, अब घने बालों में तो मेरे सर में लाखों बाल हैं, लेकिन बाल शब्द ही यूज हो रहा है। ठीक है, और ऐसे में बोलो प्राण। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि देखिए, ओडिशा में अभी हाल में एक बहुत भीषण रेल दुर्घटना हुई और उसमें 285 लोग प्राण गंवा बैठे। तो देखिए, 285 के लिए भी प्राण आया, और मैं एक आदमी के लिए भी बोलूं कि आज खाई में गाड़ी गिरने से एक आदमी के प्राण चले गए। तो प्राण शब्द देखिए वहां पे भी वैसे आ रहा है, बहुवचन में भी वैसे आ रहा है। तो लेकिन प्राण जो होता है हमेशा बहुवचन में यूज होता है। आंसू जो है हमेशा बहुवचन में यूज होता है। हस्ताक्षर जो होता है हमेशा बहुवचन शब्द होता है। होश जो होता है ये भी बहुवचन। तो इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं वचन से, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता दोस्तों। केवल इन्हीं से, ये जो फैक्ट लास्ट वाला है ना, इसी फैक्ट से हमेशा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता वचन से। ठीक है, क्वेश्चन सिंपली बना देगा कि इनमें जनता शब्द कैसा शब्द है, एक वचन, बहुवचन, एक वचन और बहुवचन दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो जनता एक वचन शब्द है। ऐसे क्वेश्चन बना देगा हस्ताक्षर। हस्ताक्षर कैसा शब्द है, एक वचन, बहुवचन, एक वचन और बहुवचन दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ये हस्ताक्षर जो होता है बहुवचन होता है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है, इनको याद रख लो। माल, सोना, जनता, सामग्री एक वचन के शब्द हैं, और जो मेन आते हैं एग्जाम में वही मैंने यहाँ पे दिए हैं उदाहरण में। बाल, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, होश आदि ये बहुवचन शब्द हैं। ओके, तो दोस्तों यहीं पे सेशन आज का समाप्त होता है। आज हमने अच्छे से देख लिया दोस्तों, 4 टॉपिक हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए आज, जिसमें हमने देखा लिंग, वचन, काल और वाच्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक थे और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है। बाकी दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक भी इनरोल नहीं किया उन लोगों से बोलना चाहूंगा, देखिए बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अवेल किए जा रहे हैं हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे इस कोर्स में। 25 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो एग्जाम, जो एग्जाम होने वाला है। एंड इस बार आपके लिए एडिशनल इसमें बेनिफिट है दोस्तों कि आपको समस्त पेपरों का वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों इस पूरे कोर्स में आपको मिलते हैं 90 मॉक टेस्ट, जो कि उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और जीएस के है। तो बहुत बेहतरीन ये कोर्स है दोस्तों, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये कोर्स आपको इस बार अवेल कराया गया है। इसका लाभ लेना आप ना भूलें, और इसका 101% बेनिफिट आपको नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग इसके निश्चिंत रहें, और मैं आपको इसके लिए गारंटी देता हूं दोस्तों। क्योंकि देखिए, जितनी भी मेहनत हम करते हैं, जो भी हमारी जितनी भी रात दिन की मेहनत होती है, उसका आउटपुट केवल एक ही चीज होता है, और वो होता है प्रैक्टिस सेट में स्कोर, कितना आप कर पा रहे हैं,
कितना आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उससे आपको खुद भी पता चलता है कि कहाँ पे मैं अच्छा कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं रह जा रहा हूँ। तो उन्हीं जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन आप करेंगे, जिससे एग्जाम में अगर वो टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो वो आपका फिर गलत नहीं होगा। तो ये फायदा होता है प्रैक्टिस सेट लगाने का। मैं तो ये बोलता हूँ कि केवल एग्जाम से पहले ही प्रैक्टिस सेट नहीं लगाने चाहिए, बल्कि हमेशा आपको प्रैक्टिस सेट लगाते रहने चाहिए। जैसे 6 दिन आप पढ़ाई करते हैं तो हर वीकेंड में आपको प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए 4-5, या मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, ठीक है। जिससे आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाती है और एग्जाम में जो क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है वो और कम हो जाती है। प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी एमसीक्यूज में, ठीक है, पिक करने की। तो ये फायदा होता है दोस्तों। बाकी मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि।